अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक नाव में हूँ अली सरवर। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा है कि 26वीं तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी और इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है और हुकूमत रिट कहीं नज़र नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के लिए डू और डाई का मसला है तो अपने बच्चे एहतजाज में ज़रूर लाएँ। वो कहते हैं जी दूसरों के बच्चों को आप कहते हैं कि जी एहतजाज में ज़रूर शामिल हों, तो उनके अपने बच्चे क्यों नहीं आ रहे? और एहतजाज में सबसे आगे उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को, अजीज़ और रिश्तेदारों को आगे होना चाहिए। दूसरों के बच्चों को क्यों वो इस तरह के एहतजाज में लाकर जो है वो ज़ाहिर कुछ भी हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब ने जो बिलावल भुट्टो साहब की नाराज़गी जो है, जो बयान दिया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, उसे मनाने का फ़ैसला किया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। और इसाक डार जो नायब वज़ीर-ए-आज़म, उनकी ज़िम्मेदारी लगाई है कि जी आप उनसे रब्ता करें और पूछें कि क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI 24 नवंबर को जो एहतजाज करने जा रही है, उससे पहले ही PTI में ख़बरें इस तरह की आ रही हैं कि शदीद इख्तलाफ़ात हैं और 10 के करीब जो है MPMNS जो हैं वो इस एहतजाज से नाला नज़र आते हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये तारीख़ मुनासिब नहीं है, ना मौसम है ऐसा और ना ही सियासी इस तरह के हालात हैं कि हम 24 नवंबर को डू और डाई के लिए बाहर निकलें। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नवेद ज़ोहरी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिशवर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहब की तजज़ियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, मौलाना साहब तो वापस तशरीफ़ ले आए हैं और मौलाना साहब ने एक तो लाइल्मी का इजहार किया वतन वापसी के बाद, जब वो बलोच साहब के स्वयं से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो मालूम ही नहीं PTI एहतजाज कर रही है, हमें अपोजिशन में ज़रूर है लेकिन अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया। और फिर उन्होंने हुकूमत पर भी तनकीद की है और वो कहते हैं कि जी 26वीं तरमीम जब आपने पास करा ली तो उसके बाद फिर भी कानून साजी कर रहे हैं आप, इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं। सर ये दोनों भी उन्होंने तनकीद की है, एक तरफ तो लाइल्मी का इजहार कर दिया उन्होंने और कि जी हमें तो पता ही नहीं इस बात, दूसरा हुकूमत पे भी वो ज़ाहिर है वक्तन फ़वक्तन बयानात दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पर मौलाना फजल रहमान साहब क्यों दोनों तरफ खेल रहे हैं या वाकई उनका एक मौक़िफ़ जो है उसी पर वो कायम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मौलाना साहब ने आते साथ ही अपने आप को ख़बरों में ले आए। जितने दिन का गैप था वो उन्होंने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सो कॉल कवर कर लिया। एक तरफ तो उन्होंने बिलावल साहब का मौक़िफ़ आगे लेके चले गए, तो बिलावल साहब ने जो बात की सेम वही उन्होंने रिपीट कर दी कि जी 26वीं तरमीम के बाद जो है किसी चीज़ में हमें एतमाद में नहीं लिया गया और जो कानून साजी की गई हमें नहीं बताया गया और जो है हमें इज़्ज़त नहीं दी जा रही, इज़्ज़त भी नहीं दी जा रही, हमें बताया भी नहीं गया, लेकिन हमने वोट फिर भी दे दिया। तो इन्होंने भी इस किस्म की बात की। दूसरी तरफ उन्होंने अपोजिशन के साथ भी गेम किया कि हमें तो पता ही नहीं है, सादे बन गए कि जैसे हमारे भाई बन जाते हैं, जैसे कुछ पता ही नहीं है। इस तरीके से वो उनकी सादगी में कौन न मर जाए खुदा, कि हमें एतमाद में नहीं ले गया। और वो हालांकि लंदन में उनकी PTI के रहनुमा से मुलाकातें सबको पता है कि हुई, उनको पूरी तरीके से पता है और वो ज़ीरक सियासतदान है, उनकी पूरी पार्टी है, तंजीम है, उनको पल पल की रिपोर्ट दी जा रही थी क्या है, उन्हें पता है कि फ़ाइनल कॉल जो 24/11/24 को है, उसका क्या क्या चीज़ है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि उनके पास आएँ, उनको भी दावत दी जाए। अगर उनको दावत दी जाएगी तो उनकी अहमियत फिर एक बहुत क्रूशल हो जाएगी। अगर वो 22 को या 23 को या इस हफ्ते में किसी दिन भी वो ऐलान इसके शामिल होने का कर देते हैं तो एकदम सूरत हाल चेंज हो जाएगी। इसका उनको अच्छी तरीके से पता है, इसलिए वो उधर भी खेल रहे हैं, इधर भी खेल रहे हैं और विकेट की दोनों जानिब उन्होंने आके हिटिंग शुरू कर दी वापस आके। और अच्छी सियासतदान है, वो जानते हैं कि सियासत में इन रहने के लिए क्या क्या। लेकिन वो ये जो कह रहे हैं वो मौलाना साहब कि जी मैं अपोजिशन में हूँ, हुकूमत को वो सपोर्ट मुसलसल करते चले आ रहे हैं। हुकूमत ज़ाहिर है उनके पास कोई भी तरमीम होती है, कानून साजी होती है, उनसे बात की जाती है। एक तरफ अपोजिशन में भी हैं, वो हुकूमत में शामिल तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बातें हम देखते हैं कि मानते भी उनकी। तो ये क्या सियासत है? देखिए ये मैंने कहा विकेट की दोनों जानिब खेलना होता है, इधर से भी खेल रहे हैं उधर से भी खेल रहे हैं और वक्त आने पे वो हुकूमत का हरावल दस्ता बन जाते हैं और 26वीं तरमीम में अहम किरदार अदा करते हैं। और जब वक्त आता है तो ये ऐसे अपोजिशन के बन जाते हैं कि जैसे बस मुझे बुलाओ, मैं ही हूँ सिर्फ, और बुलाओ तो मैं आ जाता हूँ, अगर मेरे पास आओ तो मुझे एतमाद में तो लो, करने क्या जा रहे हो। तो ये अच्छा तरीका है उनका खेलने का। ये बहुत अच्छा तरीका है। अभी समझते हैं मौलाना साहब
ज़ीरक सियासतदान हैं और आज जिस तरह लाइलमी का इजहार उन्होंने किया कि मुझे तो मालूम नहीं पीटीआई वाले एहतजाज कर रहे हैं 24 नवंबर को। बहुत शुक्रिया अली आपका। हमारे मोअज़्ज़ज़ नवेद भाई को न जाने क्यों हर जगह बिलावल भुट्टो याद आ जाते हैं। तो वो बिलावल कहते भुट्टो हैं की बात ही नहीं की। कि मौलाना फजल रहमान ने वही उसी तरह का रिएक्शन दिया जैसे बिलावल भुट्टो ने दिया, उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया था, लेकिन उन्होंने वोट सारे दिए। ये जुमला उन्होंने नहीं अदा किया ना, इन्होंने भी वोट सारे दिए। नहीं 26वीं तरमीम के बाद जो तरामीम आई है उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट दिया ना, उसमें तो बिलावल से इन्होंने मौलाना ने वोट नहीं दिया। तो न जाने क्यों वो बिलावल भुट्टोदारी साहब याद आ गए। लेकिन खैर देखिए, मौलाना साहब का खेल नया नहीं है। अगर आपको याद हो तो एमएमए थी और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट थी। मौलाना एक तरफ एपीसी में लंदन में शिरकत भी करते थे, यहाँ पर एमएमए के बहाने से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने हुकूमत भी रखी थी। कादी साहब गुस्से में आकर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा मुंह पे मार के चले गए थे, याद है आपको? जी जी। तो मौलाना को ये फ़न आता है कि वो दोनों किश्तियों में पाँव रख कर चलते हैं और इस खूबसूरती के साथ चलते हैं कि जहाँ पर किश्ती डूबने वाली होती है उन्हें मालूम होता है कि यहाँ पर किश्ती डूबने वाली है, तो वो दूसरी किश्ती में फ़ौरन छलांग मार देते हैं। ये कमाल है उनका, ये कमाल किश्ती है। वाले भी फौरन बिठा लेते हैं। हाँ जरूरत रहती है सभी को नहीं, इसका मतलब है। हाँ, तो जो हाथ लगे क्या बुरा है उसमें। तो नहीं, ये आपने जो जुमला कह दिया ये हमारे प्रोग्राम में बारहा ये बात रिपीट हो चुकी। लेकिन सर पहले आप बता दीजिए मंसूरी साहब कि जो हाथ लगे से मुराद ये था कि भाई ये कानून साजी में हिस्सा ले रहे हैं, कुछ ना कुछ गेन करेंगे। क्या अब तक हासिल किया? वो कह रहे हैं कि देख लीजिए मैंने तो कुछ भी हासिल नहीं किया अब तक। देखिए, गेन बाज़ औक़ात नज़र नहीं आता। तो ये गेन अच्छा, में पसे पर्दा भी कुछ है? आखिर पसे पर्दा सर आईना मेरा अक्सर पसे आईना कोई और है। वो बड़ा मशहूर शेर है ना कि है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ देते हैं बाजी। तो ये इन्हीं सियासतदानों के मुतालिक तो कहा गया था कि ये बाजीगर हैं और ये बड़ा खूबसूरत धोखा देते हैं। तो अगर किसी को ये गुमान है कि मौलाना उसकी तरफ है तो वो खाम ख्याली में तो मुब्तला है, और जिस किसी को ये लगता है कि मौलाना उसका दुश्मन है वो भी गुमान में, वो ज़रा सा हाथ बढ़ाएगा तो अगर उसके पास ताकत होगी तो मौलाना उस तरफ भी चले जाएंगे। तो मौलाना की सियासत को देखिए, इतनी सादगी से वो कहते हैं कि जनाब मुझे तो मालूम नहीं, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, हम इस लेवल के कई सियासतदानों से मिल चुके हैं, आप भी, मैं भी, नवेद भाई भी, वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा, उन्हें मालूम कुछ होता है। सही, मैं तो हवाले दे सकता हूँ बहुत सारे सियासतदानों के जिनसे हमारी मुलाकातें रही हैं और वो उनको सब कुछ मालूम होगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो खुलेगा, अच्छा ये यूँ भी हुआ है, अच्छा नहीं वो तो यूँ था, अच्छा फिर आपको पता चल जाएगा उन्हें सब कुछ मालूम है। खान साहब के दौर में खान साहब सबको उठवाते थे, सब कुछ करते थे, बाद में उनसे कुछ ये होता नहीं, कब हुआ था? मुझे अच्छा, मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं था। अभी के हालात उनकी बहन को मुझे बताया कि आप वज़ीर आज़म हैं, ये आप वज़ीर आज़म, आपको नहीं पता ये क्या हो रहा है मुल्क में? तो ये भी हुआ है। अभी बुशरा बेगम ही उनको बता रही है कि जनाब आइए मैदान में, अब देखिए कि कितना होता है। लेकिन खैर, मौलाना साहब आंखें बंद रखना चाहते हैं इस पूरे मामले में, इस कश्मकश में बीच में नहीं आना चाहते। और बाद में जैसे ये मामला अपने उरूज पे पहुंचेगा तो मौलाना साहब आप देखिएगा या तो इस तरफ भी खड़े हो जाएंगे जिस तरफ का पलड़ा भारी जा रहा होगा, और अगर इस तरफ खड़े हो जाएंगे। अच्छा सर, इस वक्त तो सबसे ज़्यादा जो गूंज है मुल्क में वो 24 नवंबर की है और ये कहा जा रहा है जी सर से कफन बांध के आ रहे हैं, वापस जब तक नहीं जाएंगे। बुशरा बीवी ने ड्यूटी लगा दी, हर महीने को कहा गया है कि 10,000, MP को कहा गया कि 5,000 लोगों को लाजमी लेकर के आएँ, बल्कि और इनके जो बाकी लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट सतह पे भी उन्होंने बात की है कि जनाब हर डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदार हैं उनके ज़िम्मे भी बहुत कुछ लगाया गया है। आपको क्या लगता है कि 24 नवंबर को, उससे पहले पार्टी में भी कहा जा रहा है कुछ लोगों ने मशवरा देने की कोशिश की लेकिन खान साहब मानने को तैयार नहीं है, बाकी लाखों लोग नज़र आ रहे हैं आपको आते हुए कि जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं या सिर्फ बयान जिस तरह के दिए जा रहे हैं कि जी कुछ भी हो जाए अब तो डू और डाई वाला मामला है? देखिए, ये जो डेट है ना 24/11/24, इस डेट के अंदर ही बहुत कुछ इनका छुपा हुआ है। बहुत से लोगों की राय ये थी कि हमें कम से कम महीने का टाइम दिया जाता, फाइनल कॉल जो है वो ऐसे नहीं दे दी जाती, हमें को महीने का टाइम दिया जाता तो अच्छा होता। लेकिन वो डेट के अंदर कुछ छुपा हुआ है, जैसा कि हमारे ज़राए ने बताया। तो इस डेट में उनको ये है कि इनको कोई ना कोई सपोर्ट हासिल होगी, कोई जैसी ताकतें इनके साथ हैं जिसको कॉल वो कहते आए। तो ये डेट आप बार बार गौर करें, डेट 24/11/24 ही क्यों, और भी बहुत सारी डेटें थी आगे की पीछे की, लेकिन वो डेट ऐसी रखी। और वो डेट बिल्कुल अटल इसलिए है कि उनका ख्याल ये है कि इमरान खान की डेट ऑफ बर्थ से इसके जो आदाद व शुमार हैं वो मैच करते हैं। तो बड़ी
ठोक सोच समझ के रखिए। ठोक बजा के ये डेट निकाली गई है, और जो भी बोलता है उनको बोलते नहीं बस यही डेट है, फाइनल कॉल है, उसमें आपका इम्तहान है। लग रहा है आपको लोग निकलेंगे बाहर? कोशिश करेंगे ये निकालने की, लेकिन जैसे कि मौसम ऐसा है, इसमें फिर लॉकडाउन की आवाज़ें आप पिछले कुछ काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं कि पंजाब में लॉकडाउन हो जाएगा और ये लग जाएगा, 144 लग जाएगी, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से KPK से तो आएंगे, इसमें तो अब कोई डाउट नहीं है। अब पंजाब से लोग नहीं, ये निकलते भी हैं हमें कि लगा नहीं, होगा कि MNA 10,000 लाएगा और MP 5,000। देखिए ये ऐसे ही कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है, हर लेकिन जाते नहीं सियासी है। हर सियासी जमात हर सियासी जमात करती है, MNA की वो जिम्मेदारी लगाती है, MP की जिम्मेदारी लगाती है, डिस्ट्रिक्ट सदरों की, लेकिन वो नाकाम होते हैं हमेशा। अब कभी भी उतना नहीं कर पाते, उसमें फिर मुकाबले का एक वो पार्टी में वो शुरू हो जाता है। 1,000 अफराद ले आएंगे? अगर 1,000 अफराद भी लाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा इनके लिए, इनको उम्मीद है इससे कहीं ज़्यादा आएंगे। लेकिन देखिए पार्टी कारकुनों से इस किस्म की चीज़ें कामयाब नहीं होती जब तक आवाम ना निकले। इनको आवाम को आम लोग जो है, जो उनके है ना पार्टी वोटर्स जो हो गए, वो नहीं, जो जब तक ये आम लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर लेंगे, कुछ इस तरह का वाकया उससे पहले खुदा न खास्ता ना हो जाए कि आम लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाए, जब तक कि पिंडी और इस्लामाबाद ये 2 जगह अहम है, अगर इधर से लोग निकल आए तो ही ये कामयाब हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा से लाएंगे, आपको पता है अटक पे रोक लेंगे, दूर पंजाब से आ रहे होंगे, सेंट्रल पंजाब से आ रहे होंगे तो वो उनको पिंडी के बॉर्डर पर रोक लेंगे, उधर मरी का वो लगा देंगे। लेकिन अगर उधर के मुकामी लोग निकल कर आ जाए तो फिर फर्क पड़ेगा। अब देखते हैं उनको कितना वो मोटिवेट कर पाते हैं। कैसे हरीश मंसूरी साहब, एक ये जो बात कर रहे हैं जुबैर साहब, देखिए निकलेंगे कैसे? 144 आज से ही उन्होंने लगा दी वहाँ। अब 144 का मतलब है हुकूमत अमल दरामद भी कराना है, तो पंजाब के लोग 144 आज से हो गया, कल से ज़ाहिर है उसमें अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कुछ लोग PTI के दावा ये भी कर रहे हैं कि जी घरों में हमारे छापे मारना शुरू कर दिए हुकूमत ने। अब KPK से जो लोग तो बाद में पहुँचेंगे ना, जो मकामी क़यादत है वो फिर बाहर ही निकलने नहीं देगी हुकूमत, तो फिर ये किस तरह कामयाब होगा 24 नवंबर का एहतजाज? देखिए ये एहतजाज कामयाब नहीं होगा, ये सिर्फ मीडिया की जीनत बनेगा, और इसमें अगर ये कामयाब होगा भी तो ये KPK से होगा। आप अटक के पुल के इस तरफ को ज़्यादा मत देखें, आप दूसरी तरफ से देखें। अटक के पुल के इस तरफ तो सिर्फ 3 लोग आएंगे, उसकी वीडियो बनेगी और बहुत बड़ा मुजाहरा हो गया तो वो वीडियो महाजन होगा, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी ज़मीन पर होगा वो अटक के पुल के पास से होगा। और अगर वहाँ से बड़ी तादाद में आ जाते हैं और फिर ये जिस तरीके से अब ये क्योंकि थोड़े से एक्सपर्ट हो गए कि किस तरीके से अटक का पुल क्रॉस करना है, तो हुकूमत भी इस हवाले से काफ़ी मोहतात हो गई है। तो जो भी मामला है वो KPK की जगह से होगा। पंजाब में लोग नहीं निकल पाएंगे और उसकी सबसे बड़ी पंजाब में क्या वजह है? हालांकि पंजाब में वोट तो मिला है, देखिए आवाम नहीं निकलती। एक होती है तंजीम साजी, एक होता है बड़ा लॉयल आपका एक्टिविस्ट होता है कि जो आपके साथ लड़ता है, खड़ा होता है। आवाम वोट देने के लिए निकलती है, आवाम हर मुजाहरे के लिए नहीं निकलती, हमेशा से ये देखा गया। और जब एक आवाज़ गूंजती है ना, तो हमने तो सदियों से ये देखा है। लेकिन ये उल्टा नहीं है कि जमात के एहतजाज में लोग निकलते हैं, वोट देने नहीं निकलते? देखिए जमात के एहतजाज में क्योंकि वो बड़ा सॉफ्ट एहतजाज होता है ना, जिस दिन जमात का एहतजाज भी दूसरी तरीके का होने लगा और बगैर आशीर्वाद के हुआ तो फिर देख लेंगे, वो तो एक अलग सवाल होगा। लेकिन असल में देखिए आवाम तो आपसे कह रहे हैं कि पंजाब मज़ाहमत नहीं करता, सिंध मज़ाहमत नहीं करता, बलूचिस्तान मज़ाहमत नहीं करता, सिर्फ मज़ाहमती लोग KP में? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए KPK में तो क्योंकि एक सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आप आते हैं ना, उसमें एक बड़ा फ़र्क होता है। यानी सरकारी प्रोटोकॉल में वो आपने वहाँ के 800 जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, असातिज़ा हैं, उनसे कहा हुआ है कि आपको ज़रूर आना है, आपको परमानेंट कर देंगे। अभी भी सारे सरकारी मुलाजमीन ही पकड़ा गया था ना, कितनी बड़ी तादाद पकड़ी गई थी, सारे सरकारी मुलाजमीन की तादाद थी। तो सरकारी मुलाजमीन ही पकड़े जाते हैं। वो सरकारी मुलाजमीन को आपको एक प्रेशर होता है कि जनाब आपको आना है, उसमें 11 22 वालों को भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि वो आना है, तो वो आते हैं। और वो फिर एक ताल्लुक़ होता है। कराची की एक जमात है, वो भी सरकारी मुलाजमीन पर ही चलती है। सही, अगर वो ना हो तो आप देख लीजिए कि क्या रिजल्ट होगा। तो सरकारी मुलाजमीन तो फिर आपके साथ लॉयल हो, वो मजबूरी होती है उसकी कि अगर वो हट गया तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लीजिए, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में ना हो, 16 साल हो गए इनको, और फिर आप उनसे कहेंगे जनाब जलसा करके दिखा दें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते। तो ये तो ज़ाहिर गवर्नमेंट होती है, तो फिर उसको सारे प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, खाने भी दिए जाते हैं, तफरी भी। तो एहतजाज आपको नज़र आ रहा है या नहीं? एहतजाज होगा, और ख़ास तौर पे देखिए मीडिया हाइप ही बहुत है इनके लिए। ये जो चाहते थे खुदा न खास्ता जिस तरह के हालात हैं KP और बलूचिस्तान के, वैसे तो पूरे मुल्क में ज़ाहिर है कहीं भी अल्लाह न करे दहशतगर्दी और हो सकती है, इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या अगर खुदा न खास्ता पेश आया? देखिए हुकूमत की मेरी आज इस्लामाबाद में कई लोगों से गुफ्तगू हुई है, और अभी प्रोग्राम से पहले भी मैं आपको ये बता रहा था कि हुकूमत और पाकिस्तान की मुख्तरर क़ुव्वत है, उन्हें खदशा ही है कि PTI को शायद खून चाहिए,
और अगर पीटीआई की तरफ से अगर कोई भी ऐसा वाकया हो गया, जो पिछली बार हुआ जब अली अमीन गंडापुर साहब आ रहे थे, इन्होंने शैलिंग बहुत ज़्यादा की, लेकिन इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि कोई लाश, कोई किसी का खून ना कोई पाए, ना और वो नहीं हो देना सका। चला लेकिन जाए। अगर इस बार अगर ऐसा हो गया और पीटीआई की कोशिश ये है कि ऐसा कोई तसादुम की कैफियत पैदा हो, तो अगर जो अभी तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं, नहीं, तसादुम किस तरह कह रहे हैं फिर आप? क्योंकि जब 144 लगा दिया, वो तो ज़ाहिर है सबसे पहले तो कानूनी हो गया कि आप क्यों आ रहे हैं भाई, 144 है। देखिए वो तो अगर खैबर पख्तूनख्वा से तो लोग आते हैं, प्रमन भी अगर आ जाए वो तो 144 तो है ना। देखिए खैबर पख्तूनख्वा जेल से के तो बाहर लगाया से हुआ है पकड़ ना। लेते हैं। देखिए खैबर पख्तूनख्वा से तो है ना, भाई अटक पुल तक तो आ गए वो। लेकिन अटक पुल के बाद अलाउ नहीं है ना, फिर वो तो तो पिछली बार भी उनकी आपका इजाज़त नहीं तजिया ये है कि सिर्फ और सिर्फ केपी से लोग आ रहे हैं क्योंकि 144 पंजाब में, वहाँ का तो कोई निकलेगा ही नहीं। नहीं, बात 144 की नहीं है अली। देखें जब मुज़ाहमत के लिए ना आपको एक बड़ी ताकत की ज़रूरत होती है, और अगर जब आपके पास रियासत सपोर्ट में ना हो, सिंध से भी तो लोग जाएंगे, ये कहाँ रोकेंगे? सिंध से लोग नहीं जा रहे, सिंध से उन्होंने मना कर दिया, सिंध से अब कोई भी अपने नहीं आएगा डिस्ट्रिक्ट्स में। हाँ, वो सिंध से वैसे ही लोग नहीं आते, तो शर्मिंदगी ना हो तो बोला आप वहीं पे कीजिएगा। और पंजाब से भी अब तो शर्मिंदगी हो रही है। वो शर्मिंदगी तो होगी और 100% होगी। देखिए इस लेकिन कॉज में नहीं आते ये भी तो देखें आप, नवेद भाई साहब, उन्होंने कहा है कि जो नहीं आया पार्टी से निकाल देंगे, तो इससे बचने के लिए तो पार्टी रहनुमा तो आएंगे, आपको लग रहा नहीं आएंगे? उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो गिरफ्तार हो गया उसको भी हम निकाल देंगे 24 से पहले, 24 से पहले। कि जानबूझ के अपने आप को गिरफ्तार करा के बाद में कहे हमें कि नहीं हम तो और आने ये चाहिए। भी बोला है जो नहीं आया तो ये जो आएगा तो वो गिरफ्तार होगा। देखिए मैं आपको 22 तारीख का जो ना, मैं आपको 22 तारीख का नक्शा खींच के दिखाता हूँ जुड़वा शहरों का, जहाँ से मेन होना है। कंटेनर लगे हुए होंगे, तालीम इदारे बंद, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद। हुकूमत तो कह रही है इनके पास लोग ही नहीं है, फिर कंटेनर क्यों लगा रहे हैं? वो मैं आपको पहले उसका आप एक जहन में आप वो खींचे आप ना, कि जनाब पिंडी से लेके इस्लामाबाद तक ट्रांसपोर्ट सारी बंद, तालीमी इदारे ऑफिस सब बंद जनाब, और वाईफाई भी आपका बंद कर दिया जाएगा, सोशल मीडिया भी बंद हो जाएगा, और न्यूज़ चैनल भी वही दिखा रहे होंगे जितना जो कुछ, और इसके जो रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट इसके करेंगे अलावा ज़ाहिर कुछ है। भी हो रहा होगा वो दिखा रहे होंगे बजाय इसके। तो वहाँ से लोग किस तरह निकलेंगे, क्या निकलेंगे, वो उस दिन देखने वाली बात होगी। लेकिन असल जो मौका होगा, असल जो वजह होगी, जो असल सबकी तवज्जो का मरकज़ होगा, वो होगा अटक पुल। क्योंकि अटक पुल पे वो अगर 10,000 आदमी भी लाने में कामयाब हो जाते हैं, और 10,000 आदमी अटक पुल पे खड़े हों, अटक पुल से इस तरफ पंजाब पुलिस हो और उस तरफ उनकी वो, और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कैजुअलिटीज ना हो जाए, उधर कोई हैवी कैजुअलिटीज ना हो जाए, खासतौर से दोनों तरफ के 10,000 अफराद उसमें। क्यों कह रहे हैं? वहाँ तो वो- उनकी हुकूमत है, मैंने पूरा कहा सूबा अगर है। मैं मिनिमम बोला 10, अब तक 10,000 आदमी नहीं आए, अगर ये 10,000 आदमी फाइनल कॉल की वजह से आ जाते हैं तो 10,000 आदमी भी एक हैसियत रखते हैं। कैजुअलिटी हो भी गई, वो तो कह रहे हैं कि जी हम तो वहीं बैठेंगे, वापसी का और तो सवाल ही इसमें नहीं है। पंजाब पुलिस को बहुत बहुत जिम्मेदारी से काम लेना अच्छा, पड़ेगा। ये आप पीटीआई वाले कह रहे हैं कि अंडर एस्टिमेट करते हैं आप लोग, ये भी तो बताएं कि अगर आ गए तो क्या होगा? अगर आ गए तो फिर धरना होगा, जीना होगा, नहीं, मरना तो होगा, हुकूमत तो फिर जाहिर है फिर होंगे शेलिंग भी होगी, फिर अगर- डंडेबाजी भी देखिए, होगी, पुलिस अगर- तशद्दुद भी कर रही होगी लोगों पर, देखिए, क्योंकि 144 की खिलाफवर्जी हो रही लेकिन होगी। 90% तो ये नहीं होगा, 10% ले लेते हैं, 10% 10 ले रहे हैं आप। 10% उनकी बात हम बाय कर लेते हैं कि वो आ गए, एक चलिए, नॉनसेंस क्रिएट हो गई, चलिए 50-60 हज़ार अफराद ही आ हाँ, गए, वो आके बैठ गए जनाब डी चौक के पास, आसपास कहीं किसी जगह भी किसी पॉइंट पे वो बैठ गए आगे, तब होंगे फिर मुज़ाकरात, अगर फिर वहाँ तक होगी पहुंच बातचीत, गए तो फिर बातचीत होगी शुरू। 50,000 आज नहीं अफराद, करनी आप ही समझ पड़ेगी। रहे 50,000 आ गए फिर तो मुज़ाकरात है। और 50,000 आदमी बात को है एक कि- एक से नहीं निकाला जा सकता, ना देखिए पकड़ा अली, जा सकता। ना पकड़ा जा सकता, जेल इतनी कैपेसिटी नहीं है पकड़ने की, अली कैसे देखिए मैंने हमने जो है ना वो कुछ रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। मैंने 126 दिन का जो इनका प्रोटेस्ट हुआ था वो मैंने देखा था। अगर ताहिरुल कादरी जब चले गए तो उसके बाद आवाम ही नहीं थी, रात के वक्त तो कोई होता ही नहीं वो था। तो 126 दिन था नहीं, नहीं, तो पहले नहीं, दिन की हम स्टोरी मेरी- सुन रहे हैं कि मेरी- जी मेरी 24 नवंबर को, पहले तो ये देखा जाए कि जी 10, 20, 50, इन्होंने 50,000 का कहा है कि अगर आ गए तो फिर तो होंगे मुज़ाकरात। देखिए मैं आपको कुछ हवाले देना चाह रहा हूँ। एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात ये कि हमने टीएलपी का प्रोटेस्ट देखा था फैज़ाबाद में। टीएलपी एक एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है और टीएलपी के पास जो वर्कर है वो पीटीआई की तरह का वर्कर नहीं है, वो एक एक्सट्रीम का वर्कर है। जब टीएलपी 4, 5, 6 दिन वहाँ रुकी रही तो फिर एक दिन रात के वक्त ऐसा ऑपरेशन हुआ कि टीएलपी को वहाँ से हटना पड़ गया, तो उस पर गिरफ्तारियाँ भी हुई। पहली बात तो कि देखिए अगर पीटीआई वहाँ आती है ना और अगर ये एक जगह पर आ जाती है और इसे अगर ब्लॉक कर देते हैं चारों तरफ से, तो पीटीआई के लिए वहाँ पर 2-3 दिन सस्टेन करना आसान काम नहीं होगा। कोई भी पार्टी इतना लंबा सर सस्टेन ये नहीं कर बताइए सकती। ना कि एक सीएम आ रहा है एक सूबे का वापस ना जाने के लिए, आपने कहा जी ठीक है आ जाएंगे,
तो फिर वो भी गिरफ्तार होगा, तो ये अच्छा लगेगा एक सीएम पकड़ा हुआ है जी पंजाब पुलिस ने। तो सीएम तो हमारे पहाड़ों से निकल जाता है, वो टार्जन आदमी है, आप उसकी नहीं, वापस फिक्र आप ना इस करें। दफा नहीं है ना जाने का सर। सर देखें, उसमें वापस जाने का ऑप्शन था, इसमें उन्होंने कहा है वापस आए तो फिर इस्तीफा। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ अभी पिछले दिनों का। एक जमात ने मुजाहरा किया तो अगले दिन फोर्सेस ने कहा कि भाई अब मुजाहरा आपने किया तो आपको पकड़ लेंगे। ठीक है भाई, अब एकदम से ये हुआ कि मुजाहरे के वक्त से कोई 1 घंटे पहले उनके रहनुमा जो है वो अकेले टहलते टहलते उधर आ गए और उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया, है कोई जो मुझे गिरफ्तार कर ले। और पकड़ लिया गया। उनको पकड़ लिया गया। सही है, तो अब क्या हुआ, उन्होंने आप समझ रहे हो, मतलब पूरी टीम बाहर थी और यहाँ ये अकेले आदमी थे और पकड़ लिया गया। सर दुनिया आप समझ रहे हो ना? आप पीटीआई के ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ जी 30 MNAs और CM KP पकड़ ले, पंजाब पुलिस वाले गिरफ्तार कर ले, सर क्या पैगाम जा रहा होगा, दुनिया क्या कहेगी, क्या हो रहा है? कोई हो जाएगा जो इमरान खान चाह रहे हैं, वो ये तो चाह रहे हैं कोई इस किस्म का बड़ा चीज हो जिसके बाद बातचीत पर है। देखिए बातचीत एंड ऑफ द डे तो बातचीत करनी है। अच्छा अभी आप ये जो बातचीत हमारे पे आगे ना उन्होंने जवाब कमेटी भी बना दें, दी है। अगर अटक पुल पे उनको रोक लिया, वो एहतजाज करने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं, तो ये क्या इंसानी हकूक और इज़हार राय की आज़ादी, इस पे तो आवाज़ उठ सकती है, नहीं उठ सकती? यही चाह रहे हैं वो। तो ये जायज़ है नहीं है? भाई ये उनका सियासी गेम ही यही है, वो यही तो कर रहे हैं। वो चाह ये रहे हैं भाई कि सोशल कोई मीडिया का दौर है, इंटरनेशनल मोबाइल पे बना न्यूज़ के भेज बने। दूंगे, ये बैठे में सारे। देखिए कोई इंटरनेशनल न्यूज़ बने और इंटरनेशनल ही कोई इन्वॉल्व हो और फिर बातचीत हो, वो बातचीत करना चाह रहे हैं पहली बार कमेटी बना के, और कोई उनसे बातचीत करने पर राजी नहीं है। और उनकी जीत क्या है? उनकी जीत है कि बातचीत शुरू हो जाए, फिर उसके बाद क्या होता है बातचीत वो कह रहे हैं सीधी सीधी एस्टेब्लिशमेंट से। और तो किससे करेंगे? वो शहबाज शरीफ से करेंगे आपके सामने। सर वज़ीर आज़म कौन है? तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ उनके लिए कोई फैसले कर सकेगा? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा है नून लीग की जानिब से कीजिए, आइए मुज़ाकरात कीजिए हमसे। देखिए उनका बयान ये है पीटीआई वालों का, ना इनके पास देने के लिए कुछ है ना हमसे लेने के लिए कुछ है, ना ये हमें जेल में रख सकते हैं ना हमें ये जेल से बाहर ला सकते हैं, तो लिहाजा जिसके पास पावर है उनसे ही बात की जाए। अच्छा उनके मुतालबात पे क्या कहेंगे आप? पीटीआई की जो मुतालबात हैं उसमें कहा गया है जी सियासी मुकदमात जिन लोगों पर हैं, जिन लीडरान और आम कारकुनान पर, उनको छोड़ दिया जाए, हमारा मैंडेट हमें वापस कर दिया जाए। ये उनके मुतालबात हैं। जिसमें खान साहब की रिहाई तो वो कहते हैं बहुत बात की बात है, ये हम जो शुरू के मुतालबात हैं मैंडेट वापस कर दें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर कर दें, सियासी मुकदमात वापस ले लें। तो ये मुतालबात ऐसे हैं जिसमें मुज़ाकरात हो सकते हैं। एक तो कहते हैं चांद मांग रहे हैं ना, चांद मांग रहे, तो ये सुपर मून मांग रहे हैं जो वंस अ ब्लू मून होता है तो ये तो सारे मुतालबात मंजूर नहीं हो सकते, ये तो मंजूर नहीं हो सकते। उन्होंने मुतालबात ही ऐसे रखें कि आओ बात करेंगे, भाई ये क्या बात है यार, तो बोला फिर आप बताएं आप क्या दे सकते हैं। मुतालबात ऐसे शुरू होते हैं ना, भाई मैं तो ये मांग रहा हूँ, आपके पास क्या है देने के लिए? वो बोलेंगे मेरे पास ये है, बोला ये तो कम है जी, ये दे दे। फिर इस तरीके से फिर बातचीत स्टार्ट होगी, और एक दफ़ा बातचीत स्टार्ट हो गई तो अनिल मंजूर साहब दोनों बातें देख लेना। एक तरफ तो आपने सबने डिनाई कर दिया कि 24 को कुछ नहीं हो रहा, अगर पहुंच गए 50-60 हज़ार, मैं 10% ले रहा हूँ। आप 10% चलें, 1% भी बहुत होता है वैसे तो उम्मीद की किरण पीटीआई वालों के लिए। अगर आ गए तो फिर सिर्फ गिरफ्तारियाँ, मारधाड़, शैलिंग और लाठीचार्ज नज़र आ रहा है। देखिए पहले तो 50,000 लोग नहीं आएंगे, ये जो फिगर रहेगा ये 5 से 10 हज़ार के दरमियान रहेगा। जो भी KPK से भी अगर आएगा तो 5 से 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा। तो इमरान खान इस बात पे कायम रहेंगे कि जो नहीं ला सका पार्टी से बाहर है? देखिए ये तो बयानात होते हैं ना, पार्टी बाहर नहीं करेंगे? नहीं इमरान, देखें अभी तक इनका ख्याल ये है कि वो सोलो फाइट करते हैं और बाकी पार्टी की ज़रूरत उनको नहीं है। अच्छा इसी वजह से उनको भुगतना भी पड़ा है। अब अगर ये आ गए उधर और ये अगर आप ये जो बात कह रहे हैं कि जनाब वो मुज़ाकरात करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को उनके साथ, देखिए इस्टेब्लिशमेंट कतई तौर पर उनसे बात के लिए तैयार नहीं है। आप तो ये इस एक तरफ रख दीजिए, और बांग्लादेशी इनकलाब जहन में घूम अब जो एक उनके जहन में एक और, मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ, एक बाकायदा डील हुई थी और उस डील के तहत बुशरा बेगम बाहर गई थी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बार फिर जो है वो उस डील को जो एक छूट दी गई थी उसके साथ ठीक अमल नहीं किया गया। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ। मेरी कुछ लोगों से गुफ्तगू हुई है और उनका कहना ये कि देखिए हमने इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया, हमने कहा चलिए हम बुशरा बेगम को रिहा कर देते हैं और ये शर्त आई कि बुशरा बेगम कोई एजिटेशन या कुछ तरह की मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी और ना ही वो जो ये सारा सिलसिला उसको करेगी। लेकिन हुआ ये कि बुशरा बेगम ने जाते ही वहाँ पर जो इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पर या ख़ुद से, सही है, इस सारी चीज़ों को मूव करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार हम जब इनसे बात करते हैं और हम इनसे ज़रा सा भी आगे कदम बढ़ाते हैं ये उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस बात को रोका जाए और अब अगर उनसे मुज़ाकरात करेंगे, हम कोई भी बात करेंगे, उससे आगे बढ़ने की बात करेंगे
तो हमने बुशरा बेगम वाले मामलात में देख लिया अभी रिसेंटली, उससे पहले भी कई बार हो चुका। हम जैसे ही इनको थोड़ी सी ढील देते हैं ये और तरीके से आ जाते हैं। तो ये मैं आपको कोट अनकोट बता रहा हूँ, मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि यार देखिए ये जो अभी डील हमने की थी और हमने जो इनको रिलीफ दिया था, हम चाहते तो इनको मुकदमा कोई और बनाकर अंदर रख सकते थे, हुकूमत चाहती थी, कोई मसला था नहीं ना, हमेशा होता रहा इस तरह का, अभी कई चलते रहते हैं, किसी और मामला में होता। लेकिन जब उनको रिलैक्सेशन दिया गया, उनको तमाम फ्री मूवमेंट दी गई, तो उसके बाद क्या हो रहा है? और डील किसने की थी? कौन करता है? शहबाज शरीफ? नहीं, इमरान खान। इमरान खान ने की। सही, तो ये तो होता रहता। अच्छा सर, ये बताइए ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान किस हद तक दुरुस्त है? एक कहा तो उन्होंने खान के लिए, लेकिन मैं ओवरऑल आपसे पूछ रहा हूँ नवाज शरीफ साहब कि इमरान खान डो एंड डाई का मसला बना तो लिया उन्होंने और एहतजाज पे आ भी रहे हैं, तो अपने बच्चों को ज़रूर एहतजाज में लाएँ, दूसरों को बच्चों को आप बुला रहे हैं, अपने बच्चों को आप फ्रंट लाइन पे क्यों नहीं रखते? किसी भी क्या वाकई हर सियासी जमात के लीडरान को ही चाहिए कि जब वो एहतजाज की बात करते हैं तो अपने घर वालों को भी लाएँ, ताकि इतनी ही अहमियत औरों के बच्चों की भी आपके अहम है। फिर मैं कुछ बोलूंगा तो बोलेंगे इनको बिलावल याद आ जाता है। नहीं बताएं। देखिए बिलावल ने एहतजाज किया था, उसमें देखिए दो जरदारी बहनें साहब शामिल ने थीं। बोला कि मेरा इकलौता बेटा ना उनका, और उनका पूरा खानदान इस बात की शहादतों से लबरेज है। आप गड़ी खुदाबख्श में जाए ना तो आपको पता लगेगा, जब लाइन से कब्र देखेंगे ना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उनके दोनों जवान बच्चों की, उनकी मोहतरमा बेगम की। की, मोहतरमा की, उनकी वालिदा। तो आप उसके बाद जो उनका इकलौता वो है उसको भी एहतजाज में भेजना, साथ में उसकी बहन भी खड़ी हुई थी, एक हादसा भी हुआ, वो आके उसको लगा। बाकी दिल जिगरा चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि दिल जिगरा चाहिए, लेकिन दिल जिगरा किसके पास? नवाज शरीफ ने बुलाया कभी हुसैन नवाज और उसके जेल में थे, दोनों बेटे बाहर बैठे रहे, मिलने तक नहीं। वो कभी आए किसी एहतजाज में? नहीं। तो इनको ये बोलना लेकिन ज़ेब नवाज देता ही शरीफ, नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ कोट देखिए, करते हैं कि जी देखिए, मेरी बेटी मेरे साथ थी। नहीं, तो भाई उनकी बीवी उनके साथ है, इमरान खान की। बच्चे- अगर देखिए बच्चे तो वो है ना, बेटे दोनों उनके, वो कभी भी आप वो आए उसमें नहीं। बहरहाल ये बात इनको जेब नहीं देती कहना कि वो भाई अपने साहब को- बच्चों को बुलाएं। हालांकि बात सही है, अगर दूसरे के बच्चों को आप खतरे में डाल रहे हैं तो अपने भी स्टेक लगाए ना यार, लगाए अपने बच्चों को भी सामने। खान साहब के बच्चे क्यों नहीं आए? 1.5 साल हो गए। वो उनका वो कहते हैं उनका ना कोई सियासत से ताल्लुक है और ना ही उनका कोई पाकिस्तान से वो है, ब्रिटिश लेकिन इस बात में आप एग्री हैं कि जी अपने बच्चों को भी लाना चाहिए जो दूसरों को बच्चों को बुलाते हैं? अगर प्रिंसिपली ये है, लेकिन बड़े दिल जुगरे का काम है जनाब देखिए नवेद भाई बिलावल जो ना- भुट्टो का तो उन्होंने मिसाल दी। देखिए नवेद भाई जो है ना वो शौदा हमेशा- की गिनवा भी दिया नवेद उसने, भाई ना अच्छा। अधूरा सच बोलते ना। अच्छा, सही है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी बिल्कुल निकले, लॉन्ग मार्च किया, बड़ा थ्रेट था उनको, लेकिन वो निकले। अच्छा इस बार तो कम थ्रेट था, अगर आप उनको देखें सन 2018 में जब वो निकले, नहीं ये सब तो छोटी बात है, 2018 में जब वो निकले थे ना उस वक्त बहुत ख़तरा था उनको। मैं अधूरी तारीख नहीं बताता ना, मैं पूरी तारीख बताता हूँ, मैं आधा सच नहीं बोलता। बहुत सख्त वक्त था, सही। और मरियम नवाज साहिबा निकली थी लॉन्ग मार्च पे, अकेले थी, नवाज शरीफ नहीं निकले थे, सही ना। खान का आप मुझे ये बताइए कि इस तरह का जब थ्रेटनिंग कंडीशन है तो अगर वो अपने बच्चों को बुलाने पे आप उनको एतराज़ कह रहे नहीं यार उनको लाना चाहिए लेकिन उसने नहीं किया था, भाई इन सब ने कर दिया, ये सब ले आए अपने बच्चों को, आप भी लाइए ना। वो ठीक बात कह रहे हैं, मतलब अगर आपको शौक वो है तो अपने इसलिए बच्चों नहीं को ला रहे, लाइए। वो कहते हैं जी मेरे बच्चों का सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, इस मुल्क से ताल्लुक नहीं है, तो क्यों आएंगे वो? देखिए अगर इस मुल्क से ताल्लुक नहीं है तो उनकी पहली बेगम को नहीं चाहिए कि वो बार बार उनके बच्चों का हवाला देते हुए फरियादें लेकर जाएं, ट्वीटें करें और जाकर बच्चों का बाप तो है ना। जो या आप जो है वो कांड बाप तो नहीं है। जब वो वहां से ब्रिटिश राब्ते सारे करती है, बाकायदा ट्वीट्स कर रही हैं, वो रोते कह रही है कि होंगे ना, जनाब शर्मी जी, आला जेल हुकाम में। आइए, आला हुकाम आइए, अमेरिका बहादुर मैं आपके कदमों में बैठी हूँ, बरतानवी हुकूमत मैं आपसे फरियाद कर रही हूँ, मेरे बच्चों के बाप को बताइए। कौन कर रहा है? बच्चे कहते कौन हैं, कर रहा मामा, है? डैडी अमेरिकी जेल में है। वहां से अमेरिकी गुलामियां आपको कबूल है, वहां से बरतानवी गुलामियां कबूल है, और जब यहाँ से बात नहीं यार नहीं, दूसरों का अमेरिकी बच्चा मरे। गुलामी मतलब कौन नहीं फिर? देखिए वो तो आप बात से बात कर रहे हैं ना, इस वक्त तो ये तो खुला मांग रहे हैं ना, ये तो खुला मांग रहे हैं। आइए भुट्टो साहब पर, भुट्टो साहब को जिस वक्त फांसी का मरहला चल रहा था तो भुट्टो साहब ने तो नहीं कहा था कि यार अमेरिका आकर मेरी मदद करे। आज के भुट्टो साहब ने तो लीडरान की यहाँ बात तक अपनी कीजिए। किताब में लिख दिया कि मुझे मरवाने में इनका हाथ है। उस दौर में कहिए ना। भुट्टो साहब के दौर के लीडरान के कदकाठ कुछ और थे, आज की बात कीजिए। अरे आज की वाह यार, देखिए बात समझिए, हालात तो हमेशा वही होते हैं। अगर सर, उस हम जमाने में जाहिर सामने भी यार तो फिर देखिए- नूरानी साहब थे, असगर खान थे, मुफ्ती महमूद थे, उस जमाने में तो सर दूसरे लीडरान थे ना। देखिए हम हमेशा वो हमारे एक दोस्त कहता ना कि मरने के बाद मुझे लीडर मानोगे,
सही है, वो एक बहस है। बात सारी है कि देखिए ये इस वक्त भी आप जिनको लीडर्स कर रहे हैं ना, मौलाना फजल रहमान साहब छोटा नाम नहीं है, तारीख उन्हें लिखेगी। सही है, नवाज शरीफ साहब छोटा नाम नहीं है, आसिफ अलजारी साहब छोटा नाम नहीं है, एमक्यूएम की लीडरशिप छोटे नाम नहीं है, भले वो है या नहीं है। भुट्टो साहब के कदकाठ के सामने तो जाहिर है नहीं है ना। देखिए वो मैं वही बात कह रहा हूँ, फिर वो जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत नहीं हुई ना, तब तक वो अंसार अब्बासी जैसे लोग बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को करप्ट लिखते थे। आपको याद है? ये आज जो लोग लीडर बने फिर रहे हैं ना, ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मरने के बाद उनको ये करने लगे। मुझे अच्छी तरीके से याद है, बेनज़ीर साहिबा जब यहाँ पर निकली थी उससे 2 दिन पहले जो है ना, वो उसको एनआरओ लिया, ये सारे सियासतदान, ये सारे सहाफ़ी बड़े बड़े नाम, मुझे अच्छी तरीके से याद है, उनको कहते थे कि ये एनआरओ लिया, और जब वो बात करने लगे, प्रिंसिपल की बात कर दी ज़ुबैर साहब ने। अच्छा सर, ये जो आपस में नाराजगी है पीपल्स पार्टी नून लीग, बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब इजहार कर चुके, सामने से रिस्पांस किया है कि जी मना लेंगे हम, डार साहब को हमने कह दिया है, मामला खत्म नजर आ रहा है आपको? डार साहब जिस दिन मिलेंगे बात खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए डार साहब, अच्छा यानी बिलावल ने जो कह दिया। देखिए डार साहब क्या कह सकते, मतलब क्या दे देंगे, वजारतों की ऑफर कर देंगे, उनको पहले भी हुई। उनका जो आपस में वो कह रहे हैं कि माहिदे में अमल दरामद नहीं कर रहे, और नाज़रीन माहिदा बाकायदा तहरीरी है, 25 पॉइंट्स लिखे हुए। जब तक वो माहिदे में अमल दरामद नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि अब इतनी जल्दी ये हालात ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा जो जितना नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा अंदर खराबियां हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे, पीस पार्टी वालों ने स्टैंड ले लिया है, मान नहीं रहे। जितना नजर आ रहा है इससे कहीं ज्यादा खराबियां हैं, और ये सब कुछ आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द। वो हमारे दोस्त आजकल एक हैं, वो भी बड़े सियासतदान हैं, वो कह रहे थे मुझे कल फ़ोन करके, क्या ये पीपल्स पार्टी का जो एहतजाज है ना और वो मुआहदा है वो एमक्यूएम वाला है। सर ऐसा ही है, ज़मीन आसमान का फर्क है। एमक्यूएम ने क्या मांग लिया, और एमक्यूएम ने कितनी दफ़ा ये बात बोल दी। मैंने तो एमक्यूएम का बयानिया भी नहीं सुना, वो तो खड़े होके आके उन्होंने जितनी बातें की हैं और उस पर कमेटी बना दी गई, और जनाब इसाक डार को बोला गया है, पता नहीं इसाक डार किस वक्त किसी वक्त भी से आ जाएंगे। मगर एमक्यूएम को तो मैंने कभी नहीं कोटा सिस्टम के लिए बोलते देखा। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड बोलते होंगे या किसी उसमें कभी को याद आ जाता हुए थे ना, एक मुआहिदा हुआ था, सब लोग बैठे हुए थे, सरदारी साहब ने दस्तखत किए थे, बिलावल भुट्टो ने दस्तखत किए थे, अख्तर मेंगल ने दस्तखत किए थे, याद है आपको? शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए थे, याद नहीं आपको? हाँ, मैं उसी की आमद हो गया उसमें। तो यहाँ पे भी देखते ना वो। अच्छा जी, जो बाइडन ने यूक्रेन को दूर तक मार करने वाले अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। माफ़ कीजिएगा सर, ये एक तरफ तो मुसलसल मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, लेकिन बाइडन साहब की हुकूमत आने वाली है, उससे पहले लगता है आपको जंग खत्म हो जाएगी या मजीद तो बढ़ाने जा रहे हैं? देखिए ये बड़ी एक अजीब बात हुई है। अब जबकि यूक्रेन और रूस में पहली बार बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए हैं जंग बंदी के लिए, और वो एक तरफ जंग बंदी की खतरहाल यूरोप में तय हो रहे हैं, उस वक्त ये जाते जाते इनका डेमोक्रेट्स का ये बात कर जाना, ये मेरे ख्याल में ट्रम्प का जो बयानिया है कि मेरे आने के बाद मैं जंगे ख़त्म करूंगा, उसको ख़राब करने की एक कोशिश ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये बाइडन से जो है ना यूक्रेन की जानिब से कई माह से दरख्वास्त की जा रही थी ज़ुबैर साहब, और अब जाके उन्होंने जाते जाते ये बात मान ली। जाते जाते क्यों मानी है, वजह क्या नजर आती है? जाते जाते हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बहुत कुछ मान जाते हैं। अच्छा, तो जब तो यहाँ भी कोई जाने वाला है? हाँ, जब जाते जाते ना आखिर फाइलों पे दस्तखत होते हैं। हमारे जो चंद वो लोग थे, बड़े मोतबर चीफ जस्टिस साहिबान थे, वो भी आखिरी दिन बड़ा फैसला लिख कर जाते हैं। तो आखिरी दिन की बड़ी अहमियत होती है, तो उस आखिरी दिन में जिसको भी अपनी आखिरी तमन्नाएं पूरी करनी है कर लेने दीजिए। अगर वो दुनिया को मुश्किल में डालना चाहते तो डाल दीजिए। तो ऐसे तो जंग खत्म होते नजर आ रही है आपको? जंग तो जब से मैंने दुनिया बनी है तब से जंग ही देखी है। नहीं, दोनों की, यूक्रेन के हवाले से जो, क्योंकि नई पॉलिसी आपको नहीं लगता आ जाएगी, ट्रम्प आ जाएंगे तो? नहीं, पॉलिसी में ज़रूर चेंज आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा चेंज आएगा। और यूक्रेन नहीं तो कोई और महाज खुला होगा, ये नहीं तो कोई और महाज। तो रशिया और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, ट्रम्प आने के बाद देखिए रशिया और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने आएंगे। उसकी एक बड़ी वजह है, आप देखिए कि अभी इन्होंने ट्रम्प ने अनाउंसमेंट ये किया है कि तीसरी आलमी जंग भी देख रहे हैं, इसका मतलब फिर आप देखिए ट्रम्प ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि वो चीन की जितनी प्रोडक्ट्स है उस पर 60% टैक्स लगा रहे हैं। 60% बहुत बड़ा टैक्स है। अब इस 60% टैक्स पे ज़ाहिर है चीन के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, और इस वक्त अमेरिका का जो तवाज़ुन है चीन के साथ तिजारत का, उसमें अमेरिका ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है चीन से एज़ कम्पेयर टू वो जितना एक्सपोर्ट चीन को कर रहा हो। तो ये एक बड़ी चीज़ है ज़ाहिर है। और चीन और इस वक्त सबसे बड़ा मसला इसका अमेरिका के साथ इकनॉमी है। ये इकनॉमी का मसला गैस के हवाले से और ऑयल ईंधन के हवाले से रशिया के साथ है।
अमेरिका चाहता ही है कि उसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो, वो यूरोप उसके कंट्रोल में रहे। रशिया कभी भी ये नहीं होने देगा, सॉरी रूस ये सब कभी भी नहीं होने देगा। जब रूस इसको नहीं होने देगा तो फिर ये मुमकिन ही नहीं है। ये सर तीसरी आलमी जंग आपको लग रहा है, क्योंकि ट्रंप आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं जंगें ख़त्म करूंगा, लेकिन ये कह रहे हैं जिस तरह आमने सामने आ जाएंगे तो फिर तो मामला बड़ा आगे तक ज़्यादा नजर आ रहा है। देखिए यानी तीसरी आलमी जंग नहीं होगी, वो जब भी होगी वो आखिरी आलमी जंग होगी। अब अच्छा। तीसरी वर्ल्ड वॉर नहीं, दो हो गई, तीसरी अब अगर वर्ल्ड वॉर हुई और उसमें एटम बम का इस्तेमाल हुआ किसी भी जानिब से, तो वो इस दुनिया के लिए बिल्कुल आखिरी वक्त होगा। तो इसलिए अनकरीब मैं नहीं देखता कि कोई तीसरी आलमी जंग होगी। कोल्ड वॉर चलती रहेगी, इकोनॉमिकल वॉर है, अब तो इकोनॉमिकल बम है, इकोनॉमिकल वॉर है, इकोनॉमिकल मिसाइल है। ये छोटी मोटी जंगें होती रहेंगी जैसी हो रही हैं, इसमें उनके छोटे मोटे वो हौसले बिकते रहेंगे, लेकिन आलमी जंग की तरफ मैं ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। यस, माशी आलमी जंग अब छिड़ सकती है। माशी आलमी जंग पहले भी छिड़ी, बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल हुए, जिसको हम कोविड का नाम दें या और कुछ दें, जिससे दुनिया पूरी हिल के रह गई थी और अब तक उससे बाहर नहीं निकली है। अच्छा जाहिर एक दो सेकंड हमारे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले एक इलाके की खबर में शामिल करूँ। कराची के हवाले से बड़ी अहम खबर है ये, क्योंकि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि जी योमिया रोज़ाना 3 अफराद कुचले जा रहे हैं हैवी ट्रैफिक यानी डंपर वगैरह से। गुज़िश्ता रोज़ भी 2 अफराद को कुचल कर डंपर वाले चले गए, ड्राइवर फरार हो गया और ये मुसलसल अमल हो रहा है। हालांकि ट्रैफिक दिन में कहा गया 11 बजे से कबल जो है हैवी ट्रैफिक नहीं आ सकती सड़कों पर, लेकिन वो आ रही है। ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, हुकूमत भी मौजूद है। सर हैवी ट्रैफिक की वजह से योमिया 3 अफराद जा रहे हैं। देखिए ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। और अब हुआ क्या है, ये ऑयल टैंकर माफिया और डंपर माफिया ने क्या नया तरीके वारदात इस्तेमाल किया है कि ये जो भी कुछ लोड होता है ना वो करके शहर के अंदर ही खड़ा कर देते हैं। अगर आप इधर से आ जाए कोरंगी क्रॉसिंग से लेके आप डिफेंस की तरफ आएँ तो पूरा जो उसकी एक सर्विस लाइन है जो DHA के ऑफिस तक जाती है, वो ऑयल टैंकरों से भरी हुई है। एक के बाद एक ऑयल टैंकर है और उससे पैसे ले रहे होते हैं और उनको खड़ा करने की परमिशन देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है उन वालों को, वो दिन में जिस वक्त चाहते हैं उनको उस जगह से आना नहीं होता, वो आ जाते हैं रोडों पे, और रोडों पे ट्रैफिक पुलिस वालों हैवी ट्रैफिक को रुकते नहीं हैं और ये वाक़यात हो जाते हैं। वो थोड़े से उनको दे दिला के निकल जाते हैं। सर इसमें नाअहली किसकी है? टोटल ट्रैफिक पुलिस की। ट्रैफिक पुलिस की। तो FIR किसके खिलाफ कटी जानी चाहिए? ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये बहुत गलत है। एक भी अगर हैवी ट्रैफिक, एक भी डंपर दिन के टाइम में, एक भी ऑयल टैंकर दिन के टाइम में जा रहा होता है तो वो ट्रैफिक पुलिस जिस इलाके से गुजर रही है SO को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदारी उसी की है, उसी को ठहराना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे निकुंदर, ये 2-4-5 सस्पेंड करें, मैं देखता हूँ ये कैसे खड़े, ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। योमिया 3 पे आ गई ये बात। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि योमिया 3 अफराद को डंपर्स को चल रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है और सारी सियासी जमातें यहाँ देख रही हैं इन तमाम चीज़ों को। 3 अफराद का मतलब ये देख लीजिए कि महीने में लगभग 100 के करीब अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। अली देखिए, मैं फिर कुछ कहता हूँ तो फिर हमारे नवेद भाई नाराज़ होते हैं। क्या देखिए 16 साल हो गए हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, कानून से लेकर स्ट्रक्चर, बुनियादी स्ट्रक्चर तक, एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक, अगर हम तमाम सेक्टर्स को उठा के देखें 16 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है। और इस 16 साल के अंदर वो कानून नाफिज करने वाले इदारे, ना ही कोई मास ट्रांजिट का इस तरीके से प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर सकें, ना ही यहाँ पर कोई रूल एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकें हम। आप देखिए, आपको बाइक से लेकर ये बड़े हैवी ट्रैफिक तक आपको वैसे ही नज़र आएगा, लेकिन उसमें कोई भी पूछने वाला नहीं है कि जनाब ये क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। बाइक आपको देखिए कि बगैर हेलमेट के लोग सफ़र करते हुए नज़र आएंगे, गाड़ी आपको बगैर आपको बेल्ट लगाए हुए आपको लोग नज़र आएंगे, आपको हैवी ट्रैफिक बेवक्त नज़र आएगा, लापरवाह होता हुआ नज़र आएगा और बेकाबू होता हुआ नज़र आएगा। तो जब हुकूमत की रिट होती है तो फिर हुकूमत उस तमाम चीज़ों को कंट्रोल करती है। यहाँ पर हम देखिए कि आप बिल्डिंग कंट्रोल से लेकर पुलिस, वाटर माफिया से लेकर आप एजुकेशन, हेल्थ माफिया से लेकर आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, आपको कहीं कानून नज़र ही नहीं आएगा, ना ही गवर्नमेंट नज़र आएगी। बस ये नज़र आएगा कि हमें शॉर्टकट किस तरीके से लेना है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका छोटा सा पार्ट है हुकूमत की नाअहली का। 16 साल हो चुके हैं, अब तो कोई सिस्टम बना दीजिए ना। कब तक हम, तो इस पर कोई बात क्यों नहीं हो रही? ना कोई सियासी जमात बात करती है, ना सिविल सोसाइटी से बात कर रही है। कौन सी सियासी जमात? यहाँ सभी मौजूद हैं। कौन है यहाँ मौजूद? MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI। MQM पाकिस्तान है भाई समझने फिर कैसे नहीं? आप
को लगता है कि वो किसी चीज़ के बारे में, वो तो अपने मामला से उनको फुर्सत नहीं मिलती, तो कहीं और कहाँ जाएंगे? अपने क्या मामला हैं उनके? हाय 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 हाय, ये मासूमियत आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि जनाब क्या मासूमियत है उनकी। पार्टी में जाहिर है इख्तलाफ राय तो होता है हर जमात में। जब वो इख्तलाफ राय इस हद तक हो कि उनको ये ना पता हो कि मैं साथ बैठना किस जगह पर है, तो फिर बात नहीं हो चली जाती है। अच्छा जी, खबर शामिल करते हैं जी खेल के मैदान से। और आज तीसरा T20 मैच था और तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने टारगेट दिया था जी 118 रन्स का, जो 12वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने पूरा करने के बाद पाकिस्तान को ज़ाहिर हरा दिया। और पाकिस्तान ने आज ज़ाहिर है बाबर आजम साबिक कप्तान 41 रन उन्होंने बनाए। बाकी जो आगा सलमान अली आगा थे, कप्तान थे टीम के, 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन्स बनाकर वो आउट हुए और बासानी ये मैच जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। सर ये हो क्या रहा है? वनडे अच्छा खेला हम लोगों ने, जीत गए, T20 तीनों ही हार गए, अजीब सी बात नहीं? जी बिल्कुल अजीब सी बात है और दुख की बात है। जब पाकिस्तान ने इतने साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में हराया तो उनकी टीम की मोरल बहुत हाई थी। लेकिन हुआ ये कि जो T20 की टीम थी उसमें ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को शामिल कर दिया गया जिनका तो सही से अभी कैरियर स्टार्ट होने का टाइम ही नहीं है। सलमान आगा आप सोच सकते हैं, जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही है उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैनुल दौरे पे आपने कप्तान नामजद कर दिया, जिसने कभी एक दिन के लिए पाकिस्तानी कप्तानी नहीं की हो, वाइस कप्तान नहीं रहा हो, उसको आपने कर दिया। और रिजवान का बैठना मुझे समझ में नहीं आता कि रिजवान इस मैच में, भाई आप सीरीज 2 से डाउन में हैं, आखिर आपको मैच जीतने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, आपको बेस्ट टीम डालनी चाहिए। तजुर्बेकार तरीन T20 के प्लेयर है रिजवान, उनको आके फ्रंट से कप्तानी करनी चाहिए। वो बैठ गए, सलमान अली आगा को दे दिए जिनकी ना कोई चीज़ चली नहीं रही है। सैम अयूब जैसे आपने उसको जाती पसंद नापसंद पे कि वो फेमस क्यों हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसको आपने जो है पाकिस्तान वापस भेज दिया, जो कि पूरा ऑस्ट्रेलिया मीडिया चीख रह गए। जो खिलाड़ी T20 का सही के मायने में आपके पास आपने वापस भेज दिया। दूसरा फ़खर, आपके कितने T20 मैचों में वो अहम किरदार अदा करता रहा, उसको आपने अपनी टीम के साथ लाए नहीं है। आपने जो है वो 5 खिलाड़ी जो अच्छा खेल रहे थे उनको भेज दिया। रिजवान ने खुद कहा आज कि जी हम फ्यूचर स्टार्स को आजमा रहे हैं। तो भाई मुल्क में आजमाओ, बैरून मुल्क दौरे के आखिरी मैच में नहीं आजमाया जाता। अगर आप 2 मैच जीते हुए होते आपको सीरीज हारने न हारने का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप आजमाते। लेकिन क्या कहेंगे नितिन दुरिता? देखिए, तजर्बात और नेपोटिज्म, मैं हमेशा कहता रहता हूं कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा मसला नेपोटिज्म है। और वो नेपोटिज्म यानी कि अपने पसंद के लोगों की भर्तियाँ, ताकतवरों की भर्तियाँ, और उसकी वजह से सारा मसला ये होता है। मैं आज से ये बात नहीं कह रहा, हमने सिर्फ एक वनडे सीरीज़ जीती तो हम उस पर इतना शोर मचा रहे हैं, लेकिन आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो उठा के देखिए पिछले 4 सालों का, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। हमने एक सीरीज़ जीत भी हम कह रहे हैं वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। अरे जनाब, हम यहाँ कहते हैं कि जनाब ये हुकूमतें अगर यहाँ पे कोई डेथ होती है तो इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो हम यहाँ पे ये क्यों नहीं कह रहे कि पीसीबी का चेयरमैन इसका जिम्मेदार है। पीसीबी के चेयरमैन को आपने रखा हुआ है, भाई इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, और आपने तो है, जिम्मेदारियां बहुत हैं उनके ऊपर। सर वो तो वजीर आजम भी होते तो भी बड़ा मसले को हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे। वो वजीर दाखिला है, तो फिर आपने देखा ना राना हुसैनुल्लाह वाली बात दोहरा दी कि नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ उनका शुक्रिया अदा किया था उन्होंने कि वो वजीर आजम नहीं बने। नहीं, मेरा कहने का मकसद है अगर वो वजीर आजम भी हो, लेकिन अगर देखिए अगर एक शख्स मुझे डिलीवर नहीं कर रहा, सही एक छोटी पोजीशन पर डिलीवर नहीं कर रहा है, एक बड़ी पोजीशन पर डिलीवर नहीं कर रहा। 3 वनडे हम जीते तो सबने तारीफें की कि यार नकी साहब ने बेहतरीन फैसले किए और पाकिस्तान टीम देखे क्या जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया में हरा दी। सर आपने भी कहा था। जी बिल्कुल कहा था, लेकिन उन खिलाड़ियों को रखा जाता ना, उनमें से आपने तो उनमें से जो बेस्ट खिलाड़ी T20 के स्पेशलिस्ट हैं उनको भेज दिया वापस पाकिस्तान, जिनको ऑलरेडी मौसम की भी हो गई थी, विकेटों की भी अंदाजा हो गया था, और आपने खिला लिए ऐसे खिलाड़ी जो पाकिस्तान से आए जिन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया में खेला ही नहीं था। आधी टीम वो थी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच खेल रही थी। सर बड़े ऑपरेशन के बाद इस तरह के काम होते हैं। और कैप्टन आपकी टीम का सबसे अहम युद्ध होता है, और उसको कैप्टन बना दिया, जिसको अगर मैं टीम बनाता तो इसको इस टीम में मैं रखता ही नहीं, उसके प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही। इस शख्स को टीम में क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? बताएं आवाम को तक पता चले। नहीं, अवाम के इल्म में ये बात जरूर आनी चाहिए, नॉलेज में होनी चाहिए कि जो सलमान अली आगा की मतलब अगर आप बात करें, आप बताएं ना, हमें नहीं पता ना। आप फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिए। अच्छा जी, वो नेपोटिज्म जिन्होंने कहा था, फिर इस किस्म की बातें अगर हैं आपको मालूम है, बहुत सारे लोग हैं, कोई किसी का दामाद है, कोई रिश्तेदार है, कोई मुझे बता दें, इसमें कोई हद नहीं। चलें जी ठीक है, उसमें भी हम बात करते हैं। अच्छा जी, वक्त की किल्लत है, जाते जाते आखिरी खबर इंटरटेनमेंट की दुनिया से हम शामिल करेंगे। अगर आप लोगों ने उरूसा ड्रामा देखा हो, उरूसा फेम,
मिशी खान जो रूसा के बाद फिर हमारे सईद साहब के साथ जहर ड्रामा किया था, बहुत हिट हुआ था उनका, उन्होंने एक बात की है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में इनकलाब की बातें तो ज़ाहिर 24 नवंबर को होंगी, इनकलाब आएगा नहीं आएगा। इनकलाब से पहले 5 वीडियो वायरल हुई हैं, 5 मुख्तलिफ टिकटॉकर्स की, एक्टर्स की। ये ज़ाहिर कोई अच्छी बात तो नहीं वायरल करने वालों की, लेकिन बहरहाल 5 वीडियो कहते हैं जी इनकलाब आने वाला था, वीडियो वायरल हो गई, कौन पता नहीं किन चक्करों में। तो मिशी खान साहिबा ये फरमा रही हैं इन तमाम वीडियोस के बाद कि अब एक काम कीजिए, एहतियात इतनी कीजिए कि अपनी वीडियो किसी भी शख्स को ना भेजें, एहतियात करें। ये ना हो कि उस वीडियो को आप भेजें और वो फिर AI का कमाल कोई दिखा दे या कोई उससे क्या बनाकर क्या रंग दे दे, तो एहतियात करें। वो कह रही हैं जी वीडियो ना भेजें अपनी किसी को भी। सर आप भी वीडियो तो नहीं भेजते किसी को? देखिए, ये आप जिन वीडियोस की बात कर रहे हैं, मैंने वाकई वो वीडियो नहीं देखी। आप मुझे भेज ही नहीं रहे तो मैं कैसे नहीं, आप अपनी वीडियो पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं अपनी वीडियो जो है नहीं भेजते किसी को भी? ऐसा नहीं है कि अपनी वीडियो में नई सोशल मीडिया में यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन उसमें कोई फीमेल नहीं होती। अच्छा, अकेले बनाते हैं आप? ज़्यादातर मेरी अपनी होती है, फीमेल नहीं होती। आप उस पर एहतियात करें, आपके लिए अकेले वाली बहुत वीडियो आपके है, लिए बहुत बहुत सारी। ज़रूरत है। सर आपने देखे होंगे अकेले जो लोग बनाते हैं वीडियो, आप भी बनाते नहीं? देखिए, आपकी जो ज़ूमाइने गुफ्तगू है ना, मैंने नहीं अकेले में। आपकी जो ज़ूमाइने अरे गुफ्तगू है, सियासी प्रोग्राम है इनका। तो देखिए हमारा एक सबसे बड़ा मसला ये कि हम एक पब्लिक में फिगर हैं, तो ज़ाहिर है हमें अपनी वीडियोस या व्लॉग्स भी तो देखते हैं लोग, टीवी पर भी देखते हैं। आप तो शेयर नहीं करते अपना कोई भी वो खुद ही शेयर हो जाती है सारी चीज़ें, आवामी चीज़ें। अब उसमें से कोई AI क्या बनाना चाहता है बना ले अपनी मर्जी। AI तो इस जगह पे ले आई है दुनिया को कि आपकी वीडियो है कि नहीं है, आपकी कोई ना कोई पिक तो कहीं से मिल जाएगी, बस वो पिक्चर मिल जाए और आपकी आवाज़ का सैंपल मिल जाए। आप वो कुछ बोल रहे होंगे, आप वो कुछ कर रहे होंगे जिसका क्या तस्वुर भी हम नहीं। तो मिशी खान से एग्री करते हैं आपके वीडियो एक दूसरे को ना भेजें आप याद नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा। देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, ये जहाँ पर भी हुए हैं ये मामलात, ये सारे के सारे उन लोगों के साथ पर्सनल मालूम हुए हैं कि जिन्होंने अपनी वीडियोस अपने ही किसी रिलेटिव्स को या अपने किसी भी दोस्त अहबाब को भेजी है। तो ये आपका ट्रस्ट का इशू है, सही है। और ये उन्हीं चक्कों से हुआ है, कोई गैरों ने तो नहीं निकाली ना। बहुत कम ऐसे इश्यूज हुए हैं कि जिसमें गैरों ने आपके लोग मतलब पक्के हैं, आप भेजते भी हैं तो आगे नहीं भेजते वो? मेरी वीडियो सबके सामने है, जो आते हैं वो सब कुछ पता है। मैं ऐसे कोई काम नहीं करता। कोई डर नहीं है अकेले वीडियो बना के किसी को भेज? नहीं, मैं अकेले कोई वीडियो नहीं बनाता, जो बनाता हूँ सबको पता होता है। अकेले में बनती है वीडियो? नहीं, वो सबको मालूम होता है ना, मेरी वीडियो सब आम है, जितनी भी वीडियोस हैं सबको पता है। आप बताइए वीडियो असली है कि नहीं? ये अच्छा, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। क्योंकि AI का बड़ा मसला है और एहतियात कीजिए, मिशी खान का मशवरा मानिए। लेकिन अकेले में वीडियो जिस तरह बता रहे हैं, ज़ाहिर निस्मत साहब भी बनाते हैं, ये भी अपने व्लॉग्स बनाते हैं, ज़ाहिर है सियासी पर बात कर रहे होते हैं उसमें, लेकिन एहतियात ज़रूरी है जी। एक दूसरे पे आप ट्रस्ट करके वीडियो भेज देते हैं, वो फिर क्या रंग दें उसको AI के ज़रिए। आजकल इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, अपना ज़रूर ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त, मौलाना की बात।